गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को हृदय पटल में संकल्प। हम जीवन में आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प सुदृढ़ है, अजय है, जिनके माध्यम से पॉजिटिव दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रब करेंगे, हाथों में रखेंगे, कोमल से धीरे धीरे सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। कल हमने सारे रोगों के बारे में पढ़ा। अनॉट में फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट करी और किस बैक्टीरिया से किस वायरस से क्या क्या रोग होता है पढ़ा। सभी ने पढ़ा था ना जा करके, क्योंकि ये सारी चीजें आप सबको याद होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्या किस किस वायरस से और बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग फैलते हैं। अब हम कल रह गया था हमारा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। हमें है ना बहुत सारे सूक्ष्म, जब हम पोषण की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे सूक्ष्म खनिज तत्व, पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। उससे हमें वो मिलते हैं, ताकत मिलती है हमें, हमारी बहुत सारी बीमारियों में लड़ने में सहायक रहते हैं। हमने खाने के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें था जो हमें संरक्षात्मक, जो हमारे फूड थे, खाना था, वो क्या था, वो यही थे विटामिन वगैरह। तो ये ही जो है विटामिन, इनकी अगर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारियां होती हैं। ये हैं, देखो हम पढ़ रहे हैं विटामिन रोग और स्रोत कौन कौन से हैं, किस स्रोत से होते हैं। अब ये विटामिन ए की कमी से आपने देखा होगा ये रतौंधी हो जाती है और सांस की नली में परत पड़ जाती है। पपीता, मक्खन, घी और गाजर के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप खाओगे तो रतौंधी आपको नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो उसका इलाज संभव है इससे, उसकी विटामिन की पूर्ति कर देने से। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। दाल और खाद्यान्न और खमीर के अंदर ये हमें मौजूद मिलता है। विटामिन बी टू की कमी से आपको डर्मेटाइटिस हो जाएगा, आंत का अल्सर हो सकता है, जीभ में छाले पड़ सकते हैं। और विटामिन D12 की कमी इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते लोग बाग, सोचते हैं छाले हो रहे हैं, पेट खराब हो रहा है इसलिए पेट खराब। नहीं, वो विटामिन बी की भी कमी हो सकती है, B2 की भी, कि आप उससे बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि छाले होना सामान्य बात है। नहीं, पेट की खराबी तो है ही, पर उसके साथ में ये भी आपको बता रहा है कि अंदर अल्सर भी हो सकता है और ज्यादा पेट में आपके खराबी है और आप है ना उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और अगर विटामिन B2 और B12 वगैरह लिया जाए तो आपको ये जो कमी है, छाले बार बार हो रहे हैं, तो उसको आप ठीक कर सकते हो इससे, और बड़े आसानी से, बड़ी जल्दी 10-15 दिन के अंदर ही आराम हो जाता है उसके अंदर। ये किस किस चीज में मौजूद होता है, इसके स्रोत क्या क्या है, हम किससे पा सकते हैं उसको। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं और दूध है, उससे हमें ये मिल जाता है। विटामिन B3 चर्म रोग और मुंह में छाले पड़ जाना, और खमीर, बीज वाली सब्जियां, हरी सब्जियां इसका प्रमुख स्रोत होती है। जो बीन्स वगैरह होती है ना, बीन्स हैं, लोबिया वगैरह हैं, राजमा वगैरह, ये सारी जो जिनमें फली वाले जो होते हैं, उन सब में ये मौजूद होता है। विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग ज्यादा होते हैं। आपने देखा हो तो कई बार क्या होता है कि किसी को अगर स्किन डिजीज हो गया तो वो होता ही जाता है, और वो जैसे ही कम होता है
कुछ दिन के लिए खत्म हो जाता है, फिर वापस होने लग जाता है मेडिसिन। तो वो ये देखना है हमें कि किस कारण से हो रहा है। भाई वो इन्फेक्शन तो है ही, नो डाउट, बट है ना वो और भी किसी चीज की कमी को भी दर्शा रहा है। तो आपको डायग्नोज करना ही प्रॉपर आना चाहिए कि किस चीज की कमी से आपको क्या हो सकता है। तो ये विटामिन B6 की कमी से भी चर्म रोग होते हैं, तो दूध वगैरह में ये पाया जाता है, और इसे लेकर के आप अपनी कमी को दूर कर सकते हो। अस्थियां एवं उनके कार्य। अब हम पढ़ेंगे अस्थियां। एनाटॉमी में सबसे पहले क्या आती हैं? हड्डियां आती हैं। अस्थियां किसको बोलते हैं? हड्डियों को बोलते हैं। जितनी भी तरीके की हड्डियां हैं उनको हम अस्थियां बोलते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें 300 के करीब हड्डियां होती हैं। मतलब इतनी सारी हड्डियां उसके अलग अलग होती हैं। और जैसे ही हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो हड्डियां आपस में जुड़ के दो हड्डी जुड़ के एक हो करके, और केवल हमारे पास 206 हड्डियां रह जाती हैं। टोटल जो एक एडल्ट है उसके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 206, और जो बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसके अंदर 300 के करीब हड्डियां होती हैं। और वो उसके विकास के साथ साथ कम होती जाती है उसकी संख्या, मतलब वो खत्म नहीं होती है, वो एक के साथ एक जुड़ करके एक बड़ी हड्डी बना देती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी हड्डी कहाँ कहाँ है। हाथ की हड्डी, कंधे की हड्डी, हमारे जो शोल्डर में है ये कॉलर बोन्स हैं। हाथ में कितनी प्रकार की हड्डी हैं, पैरों में कौन सी हड्डी है, कौन कौन सी हड्डी कहाँ है, मेरुदंड हमारा है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अस्थियां एवं उनके कार्य। मनुष्य शरीर का आधार अस्थि तंत्र ही है, जो हमारी बॉडी है मेन। किसके कौन सी चीज है जो इसको हम अगर आप इसके अंदर से हड्डियां निकाल दो तो क्या हम स्थिर रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं बिना इस ढांचे के? इस हड्डी के ऊपर ही हमारा आधार है। हम इसी के कारण खड़े रह पाते हैं, और हम इसी के कारण जो हमारा बैलेंस है, जो हमारा अस्तित्व है, मतलब एक जो हमारा फिगर दिखाई देता है, फिगर आउट करते हैं ना हम कि इतना बड़ा इस तरीके का बंदा, ये पोस्चर, वो किससे दिखाई देता है? ये हमारी हड्डियों से ही संभव है। ये अस्थि तंत्र ही हमारा आधार है। अस्थि तंत्र ही मांस, त्वचा, धमनियों, शिराओं, स्नायु व शरीर के सभी कोमल अंगों को सुरक्षा देता है। ये हड्डियों के कारण ही बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? जितने तंत्र हैं, पाचन तंत्र है, हमारा श्वसन तंत्र है, स्नायु है, तंत्रिका है, ये सब क्या होती है? उसके अंदर होती है ना, उसके अंदर वो सुरक्षित रहते हैं। जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। मांस, मज्जा, ऊतक वगैरह जो सब कुछ क्या है, वो क्या है? हड्डी के आसपास वो लोकेट होता है, और वो उससे एक तरह से कहोगे तो चिपका रहता है, और उसको वो सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये जो हड्डियां होती है, हमारा जो अस्थि का ढांचा होता है, जो हमारा स्केलेटन है, इन सब चीजों को एक आधार देता है और एक सुरक्षा प्रदान करता है। मानव शरीर को आकार प्रदान करता है, शरीर की संधियों को व्यवस्थित करता है, तथा शरीर को कार्य करने और चलने फिरने आदि के योग बनाना, यह कार्य अस्थि तंत्र द्वारा संपादित होता है। ये सारे जो कार्य हैं ये अस्थि तंत्र के हैं, जो हमारा अस्थि तंत्र है, मतलब ह्यूमन स्केलेटन, इसका काम है ये पूरा। तो ये सबको याद करना है कि ह्यूमन स्केलेटन के क्या क्या काम है, क्या क्या सपोर्ट हमको करता है, क्या ये आधार है हमारा, किस तरीके से आधार है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, ये सब चीजें हमें याद रहनी चाहिए सबको ही। अस्थि तंत्र में लगभग 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक एडल्ट के अंदर 206 हड्डियां पूरी होती हैं मिलाकर के। हर उंगली वगैरह, हाथ, नाक, कान, सर, स्कल वगैरह की हर एक चीज की हड्डी को मिला के टोटल जो काउंट होता है वो 206 होता है। ये हड्डियां आपस में जुड़कर मजबूत ढांचे का निर्माण करती हैं। ये सारी जुड़ करके मजबूत ढांचे का निर्माण करती हैं। आप जानते हैं ना, क्योंकि एक से एक हमारे क्या जॉइंट्स कैसे होते हैं, वो एक के अंदर जुड़े रहते हैं। कि कुछ गोले के अंदर होते हैं, पटेला के अंदर, जैसे कि आपका हमारा घुटने का होता है, कि एक ऐसा होता है, एक ऐसे होता है। तो ये जो घुटने का मूवमेंट है वो इस तरीके से होता है, हमारे कोहनी का मूवमेंट है वो अलग तरीके से होता है। जोड़ के अंदर जोड़ फंसे रह करके एक सुदृढ़ ढांचे का, मजबूत ढांचे का निर्माण करते हैं, जिसके ऊपर की हमारी पूरी बॉडी डिपेंड करती है। अस्थियों के विकास के लिए कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज लवण तथा विटामिन सी और विटामिन डी आवश्यक होते हैं। अब ये हड्डियों के लिए मेन थिंग है कैल्शियम और फास्फोरस, और उसके साथ में विटामिन डी और विटामिन सी। और विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी के अंदर, तो आप कितना भी कैल्शियम खाते रहो कोई फायदा नहीं होगा उसका, उसके साथ वो भी होना जरूरी है। अस्थियों के विकास के लिए कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज लवण, विटामिन सी और डी आवश्यक होते हैं। अस्थि पंजर की कुछ हड्डियां लंबी, कुछ चपटी, कुछ गोल, कुछ टेढ़ी मेढ़ी और कुछ बेलनाकार होती हैं। सभी हड्डियों के प्रकार अलग अलग होते हैं।
आकार अलग अलग होते हैं, शेप एंड साइज हर एक की डिफरेंट होती है। हर हड्डी का देखो, आप देखोगे कि हमारे शरीर के अंदर एक मटर के दाने के बराबर भी हड्डी है, और सबसे लंबी हमारी थाई बोन फीमर वो भी है। तो सब हड्डियों के अलग अलग प्रकार है। आप सर की हड्डी देखोगे, जो आप स्कल देखोगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाथ देखोगे, हमारे चिक्स, हमारे जो फेस का ये ढांचा है ये बिल्कुल अलग है, सबके अलग अलग होते हैं। और ये जो है, इन हर एक हड्डी, कहने का मीन्स है हर एक हड्डी का अपना एक अलग शेप एंड साइज है। और कोई भी आप किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते हैं, आप हर एक हड्डी को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हर एक हड्डी का नाम है, आप बता सकते हो कि ये वाली हड्डी ये है और ये इस जगह लोकेट होती है, मतलब इसकी जो जगह है वो ये है। हड्डियों की लंबाई चौड़ाई भी अलग अलग ही पाई जाती है, बताया मैंने आपको। शरीर में हड्डियों का भार शरीर के भार का प्राय 16वां हिस्सा होता है। जो हड्डियों की वेट होता है वो हमारी बॉडी का 16th जो पोर्शन है वो हड्डियों का वजन होता है। अस्थि तंत्र में हाथों के ऊपर भुजा कंधों से जुड़ी होती हैं। अस्थि तंत्र में हाथों के ऊपरी, ये हमारा हाथों का ऊपरी हिस्सा यहाँ जुड़ा होता है, ये बताया जा रहा है। कंधे से जुड़ी एक हड्डी जिसे ह्यूमरस कहते हैं, का ऊपरी सिरा कंधे के जोड़ से जुड़ता है। ह्यूमरस किसको बोलते हैं? ये जो हमारी हड्डी है ना, ये बाहां की हड्डी, ये देखिए, ये हमारी ह्यूमरस है। और ये ह्यूमरस कहाँ जुड़ी है? ये शोल्डर वाले बोन के अंदर जुड़ी है, यहाँ सॉकेट के अंदर ये फिक्स हो जाती है। ये वाली बोन हमारी ह्यूमरस हमारे इसके अंदर जुड़ी हुई है, शोल्डर के अंदर। ऐसा यहाँ ऊपर एक गोला होता है और वो ह्यूमरस का गोला, इसके अंदर सॉकेट बना होता है, सॉकेट होता है चपटी हड्डी के अंदर इस तरीके का। और ये हड्डी है, आप मान लो ये ह्यूमरस की हड्डी है, ये ऐसे फिट होती है इसके अंदर, ठीक है। कंधे के जोड़ के सामने की और कॉलर बोन तथा पीछे की और त्रिभुजाकार हड्डी वंचन संत होती है। अब जो पीछे की हड्डी है, आपने देखा होगा, आप छुओ किसी की तो वो क्या होती है? ट्रायंगल शेप की होती है। जो पीछे की हड्डी होती है, ये हमारा जो पीछे, ये जो शोल्डर है, शोल्डर के पीछे का जो हिस्सा होता है वो ट्रायंगल होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप हर एक हड्डी को देख के पहचान सकते हो। एनाटॉमी में हमें एक एक हड्डी देख के पहचानना सिखाया जाता है कि ये हड्डी ये है, ठीक है। कोहनी के जोड़ से ह्यूमरस का निचला हिस्सा जुड़ा रहता है। अब ऊपर का हिस्सा तो ह्यूमरस का कहाँ जुड़ता है? हमारे शोल्डर से। और नीचे का कहाँ जुड़ता है? ये हमारी कोहनी से, ठीक है। इसके दोनों तरफ गोल गोल होते हैं, जो दोनों इसमें सॉकेट्स बना करके उनमें फिट रहते हैं। और हर एक हड्डी इतनी मजबूती से जुड़ी होती है कि कोई भी डिस्प्लेस नहीं होती है बिना किसी चोट के लगे। इस जोड़ के नीचे की और अल्ना और रेडियस नामक दो हड्डियां होती हैं, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश नेम बताती हूँ, बहुत इजी है ये, कठिन कठिन नाम है, आपको याद नहीं होंगे। जो ह्यूमरस है उसके साथ नीचे कौन सी हड्डी जुड़ी? आपने देखा होगा ये दो हड्डी हमको महसूस होती हैं। आप देखो, ये जो है दो हड्डी महसूस होती है। तो एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, दो हड्डियों का जोड़ होता है ये। यहाँ से दो हड्डी आकर के जुड़ती हैं इसके अंदर, और ऐसा इनका शेप आता है। बीच में जगह होती है, इसके बीच में जगह होती है, और एक तरफ रेडियस और एक तरफ अल्ना, हमारी दो हड्डी ह्यूमरस से आके जुड़ती है। ह्यूमरस का नीचे का हिस्सा रेडियस और अल्ना से जुड़ता है, ठीक है। ये आगे मिलकर अग्रभुजा का निर्माण करती हैं। आगे की तरफ मिलके अग्रभुजा, रेडियस और अल्ना मिलके ये हो गई हमारी भुजा, हमारी बाहां, और इसके बाद ये अग्रभुजा, इसका निर्माण रेडियस और अल्ना दो हड्डियां मिलके करती हैं। इसके निचले सिरे पे कलाई की हड्डी जुड़ी रहती है। निचले सिरे पे ये हमारी जो कलाई की हड्डियां हैं, ये वाली जो बोन्स हैं ये, क्योंकि यहाँ पे सारे मेटाकार्पल्स आ जाते हैं। ये जितने हैं ये हड्डियां, हमारे हाथ की हड्डियां, इसमें ये सब एक एक हड्डी अलग अलग है हमारी। ये जो एक एक हड्डी है ये अलग अलग है, ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे ये अलग है, यहाँ अलग है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हड्डियां सब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं इस रिस्ट वाली हड्डी से, ठीक है। यहाँ रेडियस अल्ना है, उससे सब कुछ जुड़ा रहता है, तथा इनसे उंगलियों की तीन तीन हड्डियां जुड़ी रहती है। ये सब क्या? तीन तीन हड्डियों के उसमें बना हुआ है हम सबका ही हाथ, और तीन तीन हड्डी के उसमें सबके हाथ में जुड़ी हुई रहती है। मेरुदंड, जिसमें गर्दन की सबसे पहले की कशेरुका स्थित है। गर्दन की पहली कशेरुका से खोपड़ी जुड़ी होती है। जो हमारी गर्दन की हड्डी होती है उसमें जो फर्स्ट वो होती है हड्डी होती है, वो हमारी ऊपर की सरवाली हमारे से जुड़ी होती है, मेटाकार्पल से। और ये जो मेरुदंड होता है, जो हमारा मेरुदंड क्या होता है? स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, हमारी पूरी स्पाइन, रीढ़ की पूरी हड्डी। मेरुदंड मीन्स रीढ़ की पूरी हड्डी। गर्दन की फर्स्ट हड्डी से लेके पूंछ की जो नीचे वाली सबसे नीचे की हड्डी होती है, जो लास्ट हड्डी होती है,
जो वो ट्रायंगल शेप की होती है सबसे छोटी, वहां तक पूरी की पूरी मेरुदंड कहलाती है। मेरुदंड किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को ही मेरुदंड कहते हैं। इसके कई भाग होते हैं, ये सब एक नहीं होती है, पूरी एक नहीं होती है, छोटे 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 हिस्से के अंदर डिवाइड होती है और एक दूसरे के साथ लगी हुई होती हैं, जॉइंट होती हैं। इनका जोड़ होते हैं इनके अलग अलग, जिससे कपाल अस्थि जिसमें मस्तिष्क होता है तथा सामने की ओर 2 गहरे गड्ढे भी होते हैं। इसमें नाक की हड्डी होती है, नाक के नीचे ऊपरी और जबड़ा होता है, और तथा इसके ऊपरी और भी ठीक नीचे दूसरा जबड़ा होता है, निचला जबड़ा और ये नीचे के जबड़े की हड्डी, ये ऊपर के जबड़े की हड्डी। आप देखो तो नीचे वाला जो जबड़ा है ये चलता है, ऊपर वाला हमेशा जिस जगह पे है उसी जगह पे फिक्स रहता है। चलने वाला जो पोर्शन है वो नीचे वाली हमारी हड्डी होती है। जो कान के पास की टेम्पोरल हड्डी से निकलते हुए सिरों के साथ दोनों ओर जुड़े होते हैं। दोनों जबड़ों में 16 दांत हड्डियों के बने ढांचों में फिक्स होते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है ना। 16 दांत दोनों तरफ, हम कहते हैं 32 दांत होते हैं हमारे, तो 16 ऊपर और 16 नीचे का सेट होता है ये। पसलियों में 7 जोड़े स्टर्न जमनत उद से जुड़े होते हैं और पीछे की ओर ये पसलियां वक्ष की कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं। पीछे की साइड ये आगे हमारा पूरा क्या बनता है, ये हम बोलते हैं इसको रिब केज, पसलियों का एक पिंजरा जैसा बना होता है जिसके अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित रखते हैं। ये पसलियों का केज जो होता है, रिब केज, ये पसलियों को सुरक्षित रखने का काम करता है। कभी किसी के चोट लगती है पसली में, तो सबसे पहले क्या होता है, पसली की हड्डी टूटती है। और कितनी बार आपने सुना हो कि जब बहुत ज्यादा बड़ी दुर्घटना होती है, कई बार जब पसलियों पे ज्यादा जोर से चोट लगती है तो पसली टूट के कहाँ घुस जाती है, फेफड़े में घुस जाती है। तो कहते हैं रैप्चर हो गया है, इसका जो लंग्स है वो रैप्चर हो गए। रैप्चर मतलब उसमें फट के अंदर घुस गई है। और पीछे की ओर ये से जुड़ी होती है। नीचे वाली दो जोड़ी पसलियों का अग्रभाग स्वतंत्र होते हैं। नीचे वाली 2 बिल्कुल खुली होती हैं, वो उसमें जोड़ नहीं होता है कोई भी, जो दोनों तरफ से ऐसे आती है, ऐसे करके आती है, ऐसे डायफ्राम को वो करती हैं, पेट को और फेफड़ों को अलग करने का काम करती हैं। इस तरह से आता है, डायफ्राम आता है उसके नीचे, ऐसे एक लेयर होती है, ऐसे करके वो ऐसे 2 इस तरह से होती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, वो पीछे नहीं जा रही हैं, वो बस ऐसे ही होती हैं, ठीक है। धड़ में श्रोणी की अस्थियां 2 समान भाग की बड़ी अस्थियों से मिलकर बनती हैं। पीछे की ओर एक क्रम से जुड़ी होती हैं। दोनों तरफ से कूल्हे के जोड़ों से जांग की लंबी बेलनाकार हड्डी जुड़ी होती है। जो जांग की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है। ये हमेशा कई बार नहीं, अधिकतर क्वेश्चन ही आता ही है कि जो बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी वो कौन सी है, तो वो फीमर बोन होती है, मतलब हमारे जांग की हड्डी, उसका नाम है फीमर, ठीक है। तो ये जो कूल्हे की हड्डियां होती हैं उनसे फीमर जुड़ी होती है, सॉकेट से ऊपर से नीचे तक, ठीक। फीमर का निचला हिस्सा घुटने के जोड़ों द्वारा टिबिया फिबुला से जुड़ा होता है। जो अब जैसे कि हाथ में क्या थी, रेडियस अल्ना, और पैर में क्या है नीचे, टिबिया फिबुला, उसमें भी 2 हड्डियां हैं, तो ऊपर से जुड़ के वो नीचे तक आ रही हैं। 2 लंबी अस्थियों से जुड़ा होता है। जो ये ऊपर का टिबिया है वो जो ऊपर हमारा ये घुटना है, जो फीमर बोन है, वो घुटने से नीचे किससे जुड़ी होती है, टिबिया और फिबुला से। और दोनों पैरों के निचले हिस्से, इन दोनों के निचले हिस्से पैरों के पंजे की हड्डियों से मिलकर के श्रवत पज या पंजे का निर्माण करती हैं। बाकी की जो नीचे की हड्डियां मिलकर क्या करती हैं, हमारा पंजा बनाती हैं, जिसपे हमारा सारी बॉडी का वेट पड़ता है। पैर के पंजे 5-5 मेटाटार्सल से बने होते हैं। हाथ के तो क्या होते हैं, 3 से बने होते हैं, और पैर के क्या होते हैं, 5-5 मेटाटार्सल, मतलब 5-5 हिस्से, 5 हड्डियों के अलग अलग वो होते हैं। और इनमें छोटी छोटी उंगलियों की हड्डियां जुड़ी रहती हैं। मांसपेशीय संस्थान अथवा पेशीय संस्थान, मांस संस्थान अथवा पेशीय संस्थान, शरीर मांसपेशिया संस्थान के कारण सुंदर और सुडील दिखाई देता है। अब इसके ऊपर जो मांस वगैरह आता है, हमारी पेशियां आती हैं, उससे क्या हो जाता है, ये सुंदर दिखाई देती है। ये हड्डियां नहीं दिखाई देती हैं कभी भी किसी को, ये तो जब आप एक्सरे कराओगे ना तभी दिखाई देता है कौन सी हड्डी कहाँ पे है। बाकी आपको किसी को भी शो नहीं होती है, हम कोई भी नहीं देख सकते हैं कि कौन सी हड्डी कैसी है। ये मांस और ऊत तक ये वगैरह मिल करके आपकी बॉडी को सुडौल और सुंदर बनाते हैं। क्योंकि शरीर का ऊपरी ढांचा पूर्णतः मांसाजित होता है, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है, अंदर का हिस्सा तो क्या, उसमें हड्डी, और हड्डियों के अंदर क्या, ऑर्गन्स वगैरह, हमारे सारे तंत्रिका तंत्र, जितने भी तंत्र हैं और सारे ऑर्गन्स, और ये ऊपर से क्या होता है, मांस से आच्छादित होती हैं।
ऊपर से पूरी ढकी भी होती हैं ये मसल्स जो हमारे होते हैं, जितने भी तरीके के पेशी, तंतु, ऊतक, इन सब से ढकी भी होती है और वो उसको सुंदर बनाता है। मनुष्य शरीर का अधिकांश बाह्य और आंतरिक भाग मांसपेशियों से ढका रहता है। बाहर का और अंदर का मनुष्य का अधिकतर भाग मांसपेशियों से ढका होता है। मांस अथवा मांसपेशियां लसदार समूह का नाम ही मांसपेशियां है। लसदार समूह का नाम ही मांसपेशियां, वो एकदम से चिकनी चिकनी मांस जैसा होता है, मांस होता है, उसी को मांसपेशी कहते हैं। मांसपेशियां एक एक मांस सूत्र होती हैं और मांस का गुच्छा या फिर मांस का गुच्छा। एक एक सूत्र भी हो सकता है और मांस का गुच्छा भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कौन सी तरह की पेशी है, कौन सा तंतु है ये। मांसपेशियों से संकुचन एवं शिथिलन का विशेष गुण होता है। इनमें शिथिलन और संकुचन, ऐसे संकुचित भी होती है और ऐसे शिथिल भी, ढीली भी। जैसे कि हमने बॉडी ढीली छोड़ दी, हमने एकदम से उसको टाइट कर लिया, संकुचित होकर टाइट हो गई, बाकी हमने ढीला छोड़ दिया। इस तरह से ये दो तरीके होते हैं, इनमें ये दोनों गुण होते हैं। ठीक है। संकुचन के विशेष गुण के कारण ही अपने हाथ, पैर एवं अन्य शारीरिक अवयवों को विभिन्न दिशाओं में सरलता पूर्वक घुमा सकते हैं। ये जो संकुचन का विशेष गुण है, इसके कारण ही हम अपने हाथ, पैर और शरीर की बाकी अन्य क्रियाएं कर पाते हैं और इनको घुमा फिरा सकते हैं। जैसे लिखना, जैसे हाथों से लिखना, पैरों से चलना, मुंह खोलना बंद करना, हृदय का धड़कना, आंखों की पुतलियों का इधर उधर होना, सिकुड़ना आदि कार्य भी इन्हीं मांसपेशियों के विशेष गुण से संभव है। ये जितने भी कार्य बताए गए हैं, ये सिर्फ केवल मांसपेशी के इसी गुण के कारण संभव हो पाया है। अगर इनमें ये गुण नहीं होता तो ये सारी चीजें इस तरह से एक्ट नहीं करती। मनुष्य शरीर को चलाना मुश्किल होता। मनुष्य शरीर में छोटी बड़ी लगभग 519 मांसपेशियां पाई जाती हैं। छोटी बड़ी अलग अलग तरीके की 519 प्रकार की 519 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मांसपेशियां दो प्रकार की होती हैं। मानव कंकाल अस्थि पिंजर के ज्ञान जैसे कि उत्पत्ति, वृद्धि, अस्थु प्रस्तु कोशिका, अस्थि भंजक कोशिका आदि के संबंध में काफी उन्नति हुई है। अस्थियों द्वारा मानव एवं पशु की भिन्नता का ज्ञान होता है। इन्हीं अस्थियों के द्वारा मनुष्य और पशु के अंदर जो डिफरेंस है वो हम इजीली देख पाते हैं, क्योंकि वो ही तो एक हमारे बेस का निर्माण करता है जिससे आप पहचान सकते हो। तथा लिंग एवं व्यय का निश्चय किया जाता है। अस्थियों एवं उपास्थियों के द्वारा शरीर के ढांचे का निर्माण होता है। अस्थियां मीन्स बोन्स, हड्डियां, और उपास्थ्य मीन्स कार्टिलेजेस। अस्थि और कार्टिलेज मतलब बोन्स और कार्टिलेज दोनों का सही होना जरूरी है हमारे हाथ पैर शरीर को सही से निर्माण होने के लिए और चलने के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए। अस्थियां आकार एवं कार्य के अनुसार 4 प्रकार की होती हैं। अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं, कार्य और आकार के अनुसार बताई गई हैं। दीर्घ मतलब बड़ी, ह्रस्व छोटी, सपाट और अरजू। ठीक है, ये 4 तरह की अस्थियां होती हैं। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं अस्थि के कार्य क्या क्या हैं। अस्थि के निम्न कार्य होते हैं। शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर को आकार प्रदान करती हैं अस्थियां। शरीर को सहारा और दृढ़ता प्रदान करती हैं। आपकी बॉडी को बिना अस्थियों के हमारा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो फिर मांस का एक लोथड़ा हो जाएगा जिसका कि कोई फिगर नहीं होगा। आप उसको, वो जैसे कि बह गया, क्योंकि वो रुकेगा किसके बलबूते पे? अगर उसमें हड्डी नहीं होगी, बोन्स नहीं होंगी, तो कैसे उसका एक ढांचे का निर्माण होगा? वो तो एक इस तरह से हो गया ना, जैसे कि अमीबा के जैसे बह रहा है वो, उसके अंदर क्योंकि कोई बोन ही नहीं है। इसलिए ये है एक दृढ़ता प्रदान करता है और आकार भी देता है, सहारा देता है, शरीर को रक्षा करता है। शरीर के जितने अंग हैं वो सब इनमें सुरक्षित हैं, अलग अलग बिखरे हुए तो नहीं है, तो वो उसको एक आकार और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कार्य के लिए लीवर और संधियां प्रदान करता है। कार्य करने के लिए लीवर और संधियां प्रदान, ये लीवर पे ही तो एक्ट करती है हमारी बोन्स, जो ऐसे चल रही हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, जैसे आप ऐसे आगे पीछे रोटेट कर रहे हो, ऊपर नीचे चला रहे हो, तो कैसे चल रही हैं? इसी से तो चल रही हैं लीवर्स। ये जो अंदर होते हैं, जो संधियां होती हैं, जो जोड़ है, संधि मीन्स जोड़ जो है, उन जोड़ों के कारण ही इनका चलना संभव है। हाथ पैर हम चलाते हैं, जैसे घुटने का जोड़ है, हमारे कूल्हे का जोड़ है, हमारी कोहनी का जोड़ है, हमारे शोल्डर का जोड़ है, गर्दन वगैरह है, हमारे सब क्या है? ये जोड़ ही तो है, संधियां ही तो है, जिनके कारण चलना फिरना संबंध है, मतलब संभव है। पेशियों को संलग्न तथा शरीर को गति प्रदान करता है, इनको संलग्न करके गति प्रदान करता है। अस्थि कोशिकाओं से निर्मित ऊतकों की अस्थियां बनी होती है। अस्थि कोशिकाओं से निर्मित ऊतकों से अस्थियां बनती हैं।
मतलब सब तरह के अलग अलग होते हैं। अस्थियों द्वारा रुधिर कणों का निर्माण भी होता है, अस्थियों द्वारा रुधिर कण भी बनते हैं हमारे, ब्लड सेल्स भी। और हमारे शरीर के कुल मिलाकर 206 अस्थियां होती है, तो हमने पहले पढ़ ही लिया, जो इस प्रकार है। अब देखो इन्होंने डिवाइड कर दिया किस किस में कितनी कितनी हड्डियां हैं। 206 तो है ही, पर 206 में कौन कौन सी हड्डी कितनी कितनी है। खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं, हमारे सर की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। रीढ़ में 26 अस्थियां होती हैं, रीढ़ के अंदर 26 बोन्स होती हैं। कशेरुक के अंदर हमारी 33 बोन्स होती हैं। इनमें क्रमशः 5 कशेरुक से मिलकर के एक, फिर कॉसिक्स 4 कशेरुक से मिलकर बनता है, और इन्हें एक एक माना जाए तो कुल 26 ही हो जाएंगे ये, ठीक है। वक्ष तथा पशुकाओं के अंदर 25 अस्थियां होती हैं उदर शाखा के अंदर, और बाहु के अंदर हमारी 64 होती हैं, जांग के अंदर 62 होती हैं, ठीक है। हॉलाइड अस्थि 1 और श्रोत अस्थि का 6। लंबी नलिकार अस्थियों में मज्जा होती है, और जो रुधिर कण बनाती है अंदर हड्डियों के अंदर, अस्थि मज्जा बोलते हैं ना, अस्थि मज्जा, वो रुधिर कण बनाती है। और एक्सरे किरण से देखने पर अस्थियां अपारदर्शक होती हैं। जब हम एक्सरेज कराते हैं तो हड्डियां अपारदर्शक है। मांस के तो हम, जो मांस और ऊतक है, ये हमारी स्किन है, इसके तो आर पार हो जाता है एक्सरे, पर हड्डियों के आर पार नहीं होता, इसीलिए उसका चित्र निकल करके आ जाता है। जैसे ही कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो हम बोलते हैं ना पहले एक्सरे करा के लाओ, तो हड्डी अगर टूटी है तो हमें पता कैसे चलेगा, उसी से पता चलेगा। इसलिए एक्सरे कराया जाता है, क्योंकि आर पार नहीं हो पाती है एक्सरे किरण जो होती है उसके, इसलिए उसका चित्र निकल के आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी हड्डी टूटी है, कौन सी नहीं टूटी है। संधि तंत्र, 2 या अधिक अस्थियों के जोड़ को संधि कहते हैं। 2 से अधिक हड्डियों के जोड़ को, अब एक कौनी का जोड़, उसे क्या बोलते हैं, वो भी तो संधि है हमारी, तो इसको हम संधि कहते हैं। इसमें स्नायु सहायक होते हैं, इनमें लिगामेंट्स होते हैं। जो संधियां होती हैं, जो जोड़ होते हैं, इनमें लिगामेंट्स लगे होते हैं, जो कि हमारे जो ये जोड़ हैं, हमारी जो संधियां हैं, उनको रोटेट करने का काम वो ही करते हैं, उन्हीं के कारण वो चल पाते हैं, वो सहायक होती हैं। संधियां कई प्रकार की होती हैं, गीत के अनुसार इसके भेद निम्नलिखित हैं। चल संधियां, स्कंद संधि, चल संधियों के प्रभेदों में है फिसलने वाली अस्थियां जैसे रीढ़ की संधियां, फिसलने वाली संधियां जैसे कि रीढ़ की संधियां, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं। खूंटीदार अस्थियां जैसे कि, खूंटीदार अस्थियां जैसे प्रथम द्वितीय कशेरुक और पश्च कपाल अस्थि संधि, कब्जेनुमा संधि जैसे कि कर्पूर संधि, तथा गेंद गड्ढा संधि जैसे कि वक्षण संधि। ये सब जैसे कि कोई गेंद आकार की है, कोई कर्पूर संधि है, कोई कपाल संधि है, फ्लैट है, मतलब सबकी अलग अलग तरीके की संधि है, ठीक है। अचल संधियां कैसी होती हैं कि करोटी काल संधि, जो अचल है, ठीक है, चलती नहीं है, जो बस है पर संधियां वो। अल्प गतिशील, जो कम भाग में चलती है, जैसे एक तरफ चलती है एक तरफ नहीं चलती हैं। आकृति के अनुसार संधियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। अब ये हो गया था उनके काम के अनुसार, अब ये है आकृति की, इनकी आकृति कैसी कैसी उस हिसाब से। तातव संधि फाइब्रस होती है जो, और उपास्थि संधि जो कार्टिलेजस जॉइंट होते हैं वो, और स्नेहक संधि जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। ये तीनों अलग अलग तरीके के जॉइंट होते हैं। जो तातव संधि है मतलब जो फाइब्रस जॉइंट है, तंतुओं से वो वाली जो संधि है, जैसे उदाहरण के लिए कपाल संधियां, दांत के उल्लूखन से जंघी कातर संधि क्या होती है हमारी, ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं। और उपास्थि संधि ये 2 प्रकार की होती है, इसमें अल्प गति होती है जैसे कि भगास्थि संधि। स्नेहक संधि कौन सी है, इसमें अंतर्गत प्राय शरीर की समस्त संधियां आ जाती हैं। जो स्नेहक है साइनोवियल जॉइंट्स हैं, वो लगभग सारी ही, लगभग सारे एकदम सारे नहीं, लगभग सारे, अधिकतर जॉइंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार की संधियां विभिन्न गतियों के अनुसार अनेक वर्गों में विभाजित की जा सकती है। इस प्रकार की अनेक वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। संधियों के ऊपर पेशियां गुजरती हैं और इन्हें गति प्रदान करती हैं। उसके ऊपर से पेशी निकलती हैं और इनको गति वो ही प्रदान करती हैं। संधियों की अपनी रुधिर वाहिकाएं होती हैं और संधियों का विलगन चोट लगने से होता है। ये संधि जो होती है, जोड़ जो होते हैं, ये केवल चोट लगने से ही अलग होते हैं, बाकी नहीं होते, और इनकी अपनी अलग ही रुधिर वाहिकाएं होती हैं।
अब ये संधियों का जो विलग्न है वो चोट लगने से होता है, जो अलग होती हैं वो चोट लगने से ही होती हैं। जो जॉइंट हम कहते हैं ना, ये कंधा खिसक गया हमारा, या ये वाली घुटने की हड्डी अलग हो गई, घुटने का जोड़ खुल गया है, तो ये किससे चोट लगने से होते हैं, किसी न किसी भी प्रकार का जो चोट लगती है उससे होते हैं, उसे संधि भ्रंश कहते हैं। ठीक है, अस्थि वाला हमने सुना था जो फ्रैक्चर होते हैं वो अलग हो गए, ये असंधि भ्रंश है जो जोड़ का टूटना है। संधियों की स्नायु पर आघात होने को मोच कहते हैं। इसके जो स्नायु हैं, अगर संधि जोड़ के जो स्नायु हैं अगर उनके ऊपर चोट लगती है, मस्कुलर फ्रैक्चर या स्पैज्म जो हम बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है कि मोच आ गई, आघात हुआ, उस पर चोट लगी, उसमें मोच आ गई, उसको मोच कहते हैं। अस्थि पंजर मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां, आंत संबंधी मांसपेशियां एवं इनके कार्य। जो अस्थि मंजर है, अस्थि पंजर वाली मांसपेशियां हैं, हृदय की और आंत संबंधी इन एवं इनके सबके कार्य क्या क्या होते हैं हम पढ़ेंगे अभी। विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स क्या क्या होते हैं मांसपेशियों के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पेशियां त्वचा के नीचे का मांस होती हैं। जो पेशियां होती है, जो मसल्स हैं, वो स्किन के नीचे की, स्किन की हमने तीनों लेयर पढ़ ली थी, उसके नीचे जो होती है वो मांस होता है और अंगों में गति उत्पन्न करता है तथा शरीर की को सुदृढ़ बनाती है। ये सुदृढ़ भी बनाती है, मतलब मजबूत बनाती है उसको। पेशियां प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग है, प्रेरक उपकरण के सक्रिय भाग होता है ये। इनमें संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियां होती हैं। जब इनमें संकुचन होता है, जो कि इनका मेन गुण है, उसके कारण ही ये विभिन्न गतिविधियां होती हैं। लंबे समय तक कठोर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक एसिड के संचय के कारण हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं मांसपेशियों से, और तो हमें क्या होता है, फटीग महसूस होता है, मतलब हमें थकान लगती है, हम थक जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है। लैक्टिक एसिड बनने से क्या होता है, थकान महसूस होती है, और उसका संचयन जब हो जाता है मसल के अंदर, इकट्ठे हो जाता है जब वो, तो हमें थकान होती है। और कार्य के आधार पर पेशियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। ये दो तरीके की पेशियां होती हैं, वॉलंटरी और अनवॉलंटरी मसल्स। ये रेखित पेशी ऊतक टिश्यूज से बनी होती है। ये रेखित पेशी जो होती है ये टिश्यू से बनी होती है तथा मनुष्य के इच्छा अनुसार संकुचित हो जाते हैं। जैसे कि हमारी मर्जी से हम उसको संकुचित भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अब ये जैसे हो रही है, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं इसको संकुच, है ना, तो ये ऐच्छिक है। यह सिर, कान, अग्रांग, फोरआर्म्स में पाई जाती है और शरीर में कुछ आंतरिक अंगों में जैसे जिह्वा, कंठ आदि में भी पाई जाती है। जैसे जीभ से बोलना हमारी इच्छा है कि हम चाहें तो बोलें, तो हमारी इच्छा से वो पेशी चलती है, हमारी इच्छा के बिना वो नहीं चलती है। तो इस तरीके की चीजें जो कंठ में हमारी हैं, जब हम बोलेंगे तब हमारी कंठ की जो पेशियां हैं वो काम करेंगे, हमारी इच्छा के अनुरूप वो वर्क करती है, हमारी इच्छा के बिना नहीं चलती हैं, तो वो कंठ में भी पाई जाती है। ठीक है, ये होती है ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं। और अनैच्छिक, अनवॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं, ये बिल्कुल इसके डिफरेंट होती हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता है। जो अरेखित चिकनी पेशियां ऊतक हैं, पेशियां हैं, टिश्यूज हैं कि बनी होती हैं ये चिकनी वाली की, और इन पेशियों का संकुचन मनुष्य की इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं होता है। ये इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं इनको चला सकते हैं। जैसे कि ये आंतरिक अंगों, रुधिर वाहिकाओं तथा त्वचा के दीवारों में पाई जाती है। अब ये आंतरिक, इंटरनल हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो पेशियां हैं वो यही वाली अनवॉलंटरी मसल्स हैं। वो आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगे, वो अपने ऑर्गन की इच्छा अनुसार काम करेंगे कि इस वाले अंग को किस तरीके की मूवमेंट की जरूरत है, वो काम ये वाली अनवॉलंटरी मसल्स करते हैं। इसमें हमारा कोई ना रोल है, ना इसमें हमारा कोई कंट्रोल है। ये तीन मुख्य प्रकार की मांसपेशियों में इसमें शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन से तीन मुख्य मसल टिश्यूज शामिल हैं, देखो, तीन प्रकार के मसल टिश्यूज इसमें शामिल होते हैं। कंकाल की मांसपेशी, कंकाल की मांसपेशी कौन सी है, चलो पढ़ते हैं। विशेष ऊतक जो कि हड्डियों से जुड़ा होता है और गति को अनुमति देता है। जो ये कंकाल की हमारी जो स्केलेटन है, जो हमारा पूरी बॉडी का स्केलेटन है, इसकी जो मांसपेशी होती है ये हड्डियों से जुड़ा होता है और हमारी गति को अनुमति देता है। जो ये टिश्यूज होते हैं हमारी गति को, हमारे चलने फिरने, मूवमेंट को, किसी भी तरीके के मूवमेंट को, किसी भी तरीके की गति को ये वाले जो टिश्यूज है ये जो मांसपेशी है ये अनुमति देता है। साथ में कंकाल की मांसपेशियों और हड्डियों को मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। इसका हड्डी जो स्केलेटन है
और जो टिश्यूज मसल्स है उनको मिला करके हम इसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। सामान्यतः मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंकाल की मांसपेशी के ऊपरी बाह के आगे और पीछे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जैसे विरोधी जोड़ों में बांटा जाता है। अलग अलग दो तरह के उसमें मांसपेशियों में इनको बांट दिया गया। बाह के ऊपर आगे का हिस्सा, बाह के ऊपर का आगे का हिस्सा बाइसेप्स होता है, और जो पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा ये ट्राइसेप्स होता है। ये बाइसेप्स हो गया, ये जो फ्रंट साइज है, आप देखो ये जो फ्रंट साइज होगा ये हमारा, ये बाइसेप्स है, ये जो पीछे वाला साइड है ये ट्राइसेप्स है। इन दोनों विरोधी होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ये, ठीक है। कंकाल की मांसपेशियां ही हमारे सचेत नियंत्रण में होती हैं। जो कंकाल की मांसपेशियां हैं वो हमारे सचेत नियंत्रण में होती है, हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें स्वैच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। इन्हें इसी कारण से इनको स्वैच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। एक अन्य धारीदार मांसपेशियां हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर ऊतक धारीदार भी दिखता है। इसके लिए एक अन्य शब्द भी है, ये देखने में जब हम देखते हैं तो धारी ऐसे सीधी सीधी लाइंस दिखाई देते हैं। जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसको निकाल करके, जब भी इसका हम एक सैंपल निकालते हैं और उसकी स्लाइड बना के जब भी आप चेक करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको दिखाई देगी कि रेशे रेशे जैसे धारी धारी दिखाई देंगे। तो इसको स्ट्रिप्ड भी कहते हैं और धारीदार ऊतक भी कहा जाता है इसको। चिकनी मांसपेशी, स्मूथ मांसपेशियां कैसी होती हैं? विभिन्न आंतरिक संरचनाओं में स्थित होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में होती है, जिसमें होते हैं पाचन तंत्र है हमारा, गर्भाशय है, रक्तवाहिकाएं हैं और धमनियां हैं। चिकनी पेशेदार परत चादरों से व्यवस्थित होती है और जो संरचना में लंबाई के साथ तरंगों में सिकुड़ती है, वेव्स के जैसे, एकदम से ऐसे ऐसे जैसे लहरें होती है ना, वेव्स ऐसे इस तरीके से होती है। एक अन्य सामान्य शब्द अनैच्छिक पेशी है, क्योंकि चिकनी पेशी की गति हमारी सचेत जागरूकता के बिना होती है। जो इनकी गति होती है ये हमारी, हम इसमें कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता और हमें पता भी नहीं होता है कि वो चल रही है, आपको नहीं मालूम है, पर वो अपना काम कर रही है, वो चल रही है। जिस तरीके की भी जरूरत है उसको, वो उसमें काम हमेशा करती रहती है। हृदय की जो मांसपेशी वो कैसी होती है? कार्डियक वाले जो हैं वो क्या है, हृदय की मांसपेशियां विशिष्ट मांसपेशी होती है और हमारा हृदय सचेत जागरूकता के बिना सिकुड़ता और शिथिल होता रहता है। उसके ऊपर हमें, हमारा मतलब कोई वो नहीं है, हमें नहीं पता कि किस तरीके से हमारा दिल धड़क रहा है, सिकुड़ रहा है, बगुल रहा है। वही तो पंपिंग होती है कि वो सिकुड़ता है, फिर लूज होता है, फिर सिकुड़ता है, फिर लूज होता है। ये दोनों जो काम होते हैं उसके कारण ही ब्लड की पंपिंग होती है और पूरे शरीर में ब्लड ऊपर नीचे आता जाता है। विशेष होती हैं ये वाली मांसपेशियां। शरीर की महत्वपूर्ण मांसपेशियां, इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ द बॉडी। मासेटर टेम्पोरल बोन जो पक्षों और खोपड़ी के आधार का हिस्सा बनता है, से निचले जबड़े तक चलता है। ये निचले जबड़े तक आता है ये, ठीक है, खोपड़ी का आधार से निचले जबड़े तक आ रहा है ये। और मुंह को बंद करने के लिए निचले जबड़े और निचले जबड़े को ऊपर उठाता है। हम मुंह कैसे बंद कर सकते हैं? आप क्या ऊपर वाले हिस्से को हिला सकते हैं? आप हिला के देखो, नहीं हिला सकते। पर मुंह बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? निचले हिस्से को ऊपर लाते हैं। तो जो ये वाला मसल से क्या काम करता है, ये निचले वाले हिस्से को खींच के ऊपर लाने का काम करता है। हमने मुंह खोला, बंद किया, खोला, बंद किया, तो उसमें क्या काम किया? इस वाले मसल ने काम किया, ठीक है। मासेटर आपके शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, ये सबसे मजबूत मांसपेशी जो है ये ही है मासेटर। अस्थाई कौन सी मांसपेशी है? चलिए पढ़ते हैं। टेम्पोरलिस खोपड़ी की दो हड्डियों पर शुरू होता है, सामने फ्रंटल की ओर और किनारे के आधार पर टेम्पोरल होता है। यह निचले जबड़े के शीर्ष तक जाता है, निचले जबड़े के शीर्ष तक जाता है और मासेटर की तरह टेम्पोरल मुंह को बंद करने में काम करता है। ये दोनों होती हैं और ये दोनों ही मुंह को बंद करने का काम करते हैं। त्रिभुजाकार डेल्टॉइडस कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां, जो डेल्टॉइड मसल्स होते हैं, ये हमारे जो कंधे के पीछे, ये जो आप इसको छू के देखेंगे ना जब, तो शोल्डर में ट्रायंगल वाली हड्डी होती है, इसके ऊपर जो मसल्स होती हैं इसको हम
डेल्टॉइड मसल्स वगैरह कहते हैं। और ये उसकी सबसे मजबूत होती है, ये हमारी जो होती है त्रिकोणी मांसपेशियां सबसे मजबूत होती है। इसका जो केंद्रीय बिंदु होता है वो हाथ को बगल में उठाता है, हाथ को बगल से जो उठाने का काम होता है ये वही काम करता है। पेशी के आगे और पीछे के हिस्से में हाथ को मोड़ते हैं, पेशी के आगे के और पीछे के जो हिस्से वो हाथ को मोड़ने का काम करते हैं। और डेल्टॉइड ग्रीक शब्द है, डेल्टॉइडस से आया है, जिसका अर्थ है एक नदी। डेल्टा जो होता है उसके आकार में, जो वो उसका भी क्या आकार होता है, उसका भी आकार हमेशा त्रिकोणीय होता है, इसलिए वहां से आया है डेल्टॉइड मसल। अंशपेशी मेजर, पेक्टोरलिस मेजर एक बड़ी पंखे के आकार की मांसपेशी होती है। जो पेक्टोरलिस मेजर है ये पंखे के आकार की बहुत बड़ी मांसपेशी होती है। ये सामने के ऊपरी हिस्से को कवर करता है जो ब्रेस्ट बोन से शुरू होता है, जो कि ब्रेस्ट बोन से शुरू होता है। और इसमें दूसरी से छठी पसली भी शामिल है, और इसमें दूसरी से सेकंड पसली से लेकर छठी पसली तक शामिल होती है। और वहां से पेक्टोरलिस मेजर कॉलर बोन से जुड़ जाता है, और वहां से ये कॉलर बोन से पेक्टोरलिस मेजर कॉलर बोन से जुड़ जाता है, और ये कंधे के ठीक नीचे ऊपर की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो ऊपर की हड्डी है उसमें परिवर्तित हो जाता है। ये ऊपर बाहां की जो हड्डी है कंधे के ठीक नीचे, जो हमारा कंधा है इसके ठीक नीचे, इसमें परिवर्तित हो जाता है ह्यूमरस में। ह्यूमरस जो बाहां की हड्डी है ना, ह्यूमरस वहां पे आ जाता है। और ये पेशी हाथ के पूरे शरीर को घुमाती है, और ये पेशी ही हाथ को पूरे शरीर में घुमाती है। जिसका काम है वो ये है, ठीक है। अंशपेशी मेजर, ठीक है ना, याद रखना आप इसको। अंशपेशी जो है पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं हम इसको। ये आप इंग्लिश वाले जो टर्म्स है ना वो बहुत इजीली याद हो जाती हैं, इजी होती हैं। जो हिंदी वाली है वो बहुत थोड़ी टिपिकल होती हैं, बड़ी मुश्किल से याद होती हैं। तो आप इंग्लिश वाली याद रखो, वो आपको जल्दी याद होंगी। हम पढ़ते हैं प्लीहा और उसके कार्य। जो तिल्ली होती है, हम बोलते हैं तिल्ली है प्लीहा, उसका कार्य क्या है हमारी बॉडी के अंदर, इसको पढ़ेंगे। प्लीहा क्या होता है और इसका क्या कार्य है। तिल्ली लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा अंग होता है ये, ठीक है। जो तिल्ली है वो लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है। उदर गुहा के ऊपरी भाग पर बाएं क्षेत्र में स्थित होती है। ये हमारे शरीर के जो उदर गुहा है, हमारे पेट की जो गुफा होती है उसके बाएं क्षेत्र में स्थित रहती है। लेफ्ट हैंड साइड को जो होती है ये प्लीहा का जगह है। कहाँ लोकेटेड है ये बताया जा रहा है। प्राथमिक कार्य इसका होता है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, सेल्यूलर मलबे और बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोग को फिल्टर करता है ये, ठीक है। इसका काम क्या है ये ध्यान से पढ़ना आप ये सारी चीजें कि क्या क्या काम कर रहा है, किस जगह इसकी लोकेशन है, ये क्या चीज है, कितनी बड़ी है, किस जगह पे लोकेटेड है। जैसे इन्होंने बता दिया पहले कि ये कहाँ पे है, ठीक है। फिर इन्होंने बता दिया कितनी बड़ी है, ये बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ा अंग है। उसके बाद में अब इसने बता दिया कि इसका प्राथमिक कार्य क्या है, कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को, सेक्युलर मलबे को, जो सेल्यूलर होता है, सेक्युलर नहीं सेल्यूलर, सेल का जो खराब वाला मलबा है, बेकार हो चुकी है, मरी हुई जो डेड सेल्स वगैरह है, उसका जो मलबा है उसको, बैक्टीरिया और वायरस से जनित रोग जनकों को रक्त से फिल्टर करने का काम प्लीहा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। थाइमस की तरह प्लीहा घर और लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं को परिपक्वता में सहायता करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि हमारी बॉडी के क्या होते हैं, फाइटर्स होते हैं। ये रोगों से लड़ते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये फाइटर सेल्स होती हैं, और रोगों से लड़ने का काम व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। और बहुत बड़ा इनका काम है हमारी बॉडी के अंदर। जो विदेशी जीवों से रक्षा करती हैं और जो शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करने में कामयाब रहे हैं, उनसे रक्षा करती हैं। जैसे कोई भी वायरस, कीटाणु, कोई बीमारी कुछ भी आई बाहर से जो भी चीज आई, उससे कौन लड़ाई करेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगी तुरंत। श्वेत रक्त कणिकाएं लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लिम्फोसाइट इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये क्या करता है, इन सब चीजों से लड़ता है। विदेशी कोशिकाएं, विदेशी मतलब जो ये हमारा शरीर, हमारा देश है, इसके अंदर की नहीं है, जो बाहर से आई हैं, जो अटैकर्स हैं, जिन्होंने आकर के आक्रमण कर दिया है हमारे शरीर के ऊपर और हमारे शरीर को रोग दे रहे हैं, उनसे लड़ने का काम क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं। लिम्फोसाइट्स कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित करके शरीर को खुद से भी बचाते हैं। ये कैंसर कोशिकाओं से भी लड़ती है और हमारे शरीर को खुद से भी बचाती है। कई बार क्या होता है ना कि हम कहते हैं ना ऑटो इम्यून डिजीज हो गए,
वो क्यों होते हैं? जब खुद का ही शरीर की कोशिकाएं खुद के ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं, तो उस वाली स्टेज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, कि वो हमारे बॉडी की ही सेल्स हमारे बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो ये क्या काम करती हैं? ये उनसे लड़ने का काम करती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज को नहीं होने देती हैं ये, अगर ये सही तरीके से आपकी बॉडी में काम कर रही हैं। हमारे देखो बिल्कुल क्लियर लिखा है, लिम्फोसाइट्स कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित करती हैं और हमारे शरीर को खुद से भी बचाती हैं। खुद से बचाना, ऑटो इम्यून डिजीजेस से बचाना। प्लीहा रक्त में एंटीजन और रोगजनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए मूल्यवान है। प्लीहा जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन और रोगजनकों के खिलाफ लड़ने का, जो हमारी इम्यून सिस्टम वगैरह है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और रोगजनक जो रोग पैदा करने वाली चीजें हैं उनसे लड़ने में हमारी प्रतिरक्षा, जो हमारी लड़ने वाली, जो हमारी जो सेना है ना, लड़ने वाली सेना, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा मूल्यवान है। प्लीहा को अक्सर एक छोटी मुट्ठी के आकार के रूप में वर्णित किया जाता है। देखा था तो एक छोटी सी मुट्ठी के रूप में इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यह रिब केज के नीचे, डायफ्राम के नीचे बाई किडनी के ऊपर स्थित होता है। लेफ्ट किडनी के ऊपर बाई तरफ हमारी बॉडी के अंदर लेफ्ट किडनी उसके ऊपर उपस्थित होता है और डायफ्राम के नीचे होता है। पसली के नीचे डायफ्राम के नीचे प्लीहा, ठीक है, किडनी के ऊपर और डायफ्राम के नीचे। लोकेशन ये है इसकी, याद रखने की चीजें, अंडरलाइन करते जाइएगा इन सब चीजों को। प्लीहा धमनी के माध्यम से आपूर्ति किए गए रक्त से भरपूर होता है। प्लीहा धमनी के कारण ही आपूर्ति किए गए रक्त से भरपूर होता है। इस अंग में रक्त प्लीहा शिरा के माध्यम से बाहर निकलता है। प्लीहा शिरा से बाहर निकलता है, धमनी से अंदर आता है, शिरा से बाहर निकलता है। प्लीहा में अपवाही लसिका वाहिनी भी होती हैं, जो लसिका को तिल्ली से दूर ले जाती है। ठीक है, लसिका को तिल्ली से दूर ले जाती है। लसिका एक स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त प्लाज्मा में आता है, ठीक है, और जो केशिका बिस्तरों पर रक्त वाहिकों को से बाहर निकलता है। यह द्रव्य कोशिकाओं को घेरने वाला अंतरलीय द्रव्य बन जाता है। लसिका वाहिकाएं लसिका को शिराओं या अन्य लिम्फ नोड्स की ओर एकत्रित करने का निर्देश करती हैं। ठीक है, अभी इसका तो बहुत सारा बाकी है और टाइम हमारा हो गया है। इसके बारे में बाकी का हम कल पढ़ेंगे, इसको दोबारा एक बार पढ़ के स्टार्ट करेंगे, पर पहले प्लीज पढ़ के आना, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे टर्म्स हैं इसके अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनको। जैसे आप डायग्नोस करते हो ना, तो आपको पता कैसे पड़ेगा अगर कोई आपके घर में कोई है तो आप कैसे उसको कोई भी ट्रीटमेंट दोगे, कोई भी प्राथमिक चिकित्सा का या कैसी भी चिकित्सा या डायग्नोज ही कैसे करोगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब आपको पता होगा कि ये अंग इस जगह लोकेटेड है और ऐसा होने से इसमें दर्द हो सकता है या सूजन हो सकती है या लालपन हो सकता है, तभी आप उसका कर पाओगे। कल पढ़ेंगे हम इसका आगे का, ठीक है, प्लीहा के बारे में, क्योंकि काफी लंबा है, ये भी कंप्लीट नहीं होगा टॉपिक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। पूछना किसी को कुछ इसके बारे में? इन सबको आप पढ़ना अच्छे से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बॉडी के बारे में है। जब आप जानोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा इसमें और अच्छा लगेगा और फिर आप खुद ही अपना बारे में जान पाएंगे। मैम कल जो हम पढ़ रहे थे टाइफाइड के बारे में जी, तो आंतरिक ज्वर होता है तो उसका हम ये नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर पाएंगे, जो आंतों में बुखार, तेज बुखार आता है? हाँ, सबसे बड़ा तो काम ही यही है कि पोषण जब पूरा नहीं मिलता तो टाइफाइड होता है। अब उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हो गए, डिटॉक्सिफिकेशन उसका बॉडी का हो और उसका जो खाना पीना है उसको प्रॉपर दिया जाए। और ज्वर उतारने के लिए तो फिर हमें बुखार के लिए तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप पैरासिटामोल दें या गिलोय दें। अगर आयुर्वेद के हिसाब से दे रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा वगैरह बना के दे सकते हैं आप, नेचुरल भी है और नुकसान भी नहीं करता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसका जो पेट है उसको ही ठीक करना, मेन जो ये आंतों के कारण है, भैया प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो इसी को ठीक करने की जरूरत है। जो रूट कॉज है वो है, मतलब बुखार पे फोकस ना करके उन चीजों पे फोकस करिए। अच्छा पाचक और पूरा खनिज वगैरह से भरा हुआ पोषित भोजन, अच्छा खाना जब वो खाएंगे ना तो धीरे धीरे इम्यूनिटी इतनी बढ़ती जाएगी कि फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।
ग्लोए का काढ़ा वगैरह आप उसके साथ दे दें। बार बार टाइफाइड होना ये दिखा रहा है कि आंतें खराब हो रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं प्रॉपरली, ठीक है। जी। और ये विटामिन संबंधित एक ये क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का इसमें बेरी बेरी लिखा है, ये बेरी बेरी क्या है? और ये खमीर दाल खाद्यान्न व खमीर बेरी खमीर क्या बेरी चीज? बीमारी का नाम है, बेरी बेरी बीमारी का ही नाम है। और ये होती है ना, तो इसके सिम्टम्स वगैरह तो इसमें नहीं दे रखे हैं, मैं बता दूंगी आपको इसके। ये आपको है ना, जितनी की खमीर मतलब यीस्ट होता है ना, जैसे कि इडली वगैरह अपन बनाते हैं, डोसा वोसा बनाते हैं, खमन वगैरह, इन सबको हम खमीर उठा के बनाते हैं। मतलब रात भर जब रख देते हैं तो वो क्या बुझबुझा जाता है ना, थोड़ा खट्टापन उसके अंदर आ जाता है, तो वो खमीर उठना कहते हैं। तो जो खमीर वाला भोजन होता है ना, वो इसमें फायदा करता है इस बीमारी के अंदर, ठीक है। तो वो दिया जाता है। और जो बीज वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनके अंदर भी ये होता है, ठीक है। वेरी वेरी, हाँ वेरी वेरी। दाल, जितने भी दाल खाद्यान्न वगैरह हैं उनके अंदर भी ये होता है जी। और कुछ? किसी को और कुछ पूछना है या फिर हम करें क्लास को? आज यहीं समाप्त करते हैं, टाइम हो गया है। क्योंकि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे पर आप कल पढ़ के आइएगा। क्योंकि जो प्लीहा है ना, समझने वाली चीज है, आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। और इसकी लोकेशन क्या है, इसके काम क्या है, कैसे स्त्राव है, लसिका वगैरह। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, जैसे कि हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। ये आप पढ़ के आएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और एकदम से दिमाग में फिट हो जाएगा एक बार ही। तो याद करने की भी जरूरत उसको आपको नहीं रहेगी एक बार रिवाइज करने के बाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम शांति पाठ कराते हैं। करवाइए देवेंद्र जी। क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। शांति पाठ करा दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।